अकोला में नए साल के आगमन के साथ ही ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है। सोमवार को अकोला का तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। अकोला जिले में इस बार के ठंड के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। शुरुआत में जिले में अच्छी ठंड रही, लेकिन अचानक से मौसम में बदलाव होने से ठंड फिर से गायब हो गई। 10 और 14 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जिसके बाद 19 से 22 दिसंबर के बीच पारा 14 से 16 डिग्री के बीच था। मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। फिर अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है और उसके बाद थोड़े बदलाव की उम्मीद है। वैसे अकोला जिले में अब रात के समय हवा में ठंडक महसूस होने लगी है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद काम पर लगी रोक हटने के बाद प्रत्येक विधायक को 80 लाख का फंड स्वीकृत किए जाने का निर्णय योजना विभाग द्वारा जारी किया गया है। हालांकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 3 माह ही शेष रह गए हैं, जिससे इस राशि को निर्धारित समय सीमा में खर्च करने की चुनौती सरकारी यंत्रणाओं के सामने है। प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों सहित गतिविधियों के लिए धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह राशि जिला वार्षिक योजना के तहत वितरित की जाती है। वितरण की योजना पालक मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति द्वारा बनाई जाती है। फंड के लिए सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा योजना समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। समिति से भी प्रस्ताव मांगे जाते हैं, जिसके अनुसार समिति प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है। इस दरमियान चालू वित्त वर्ष में दूसरे चरण के विकास कार्यों के लिए विधायकों को राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रारंभ में विधायक निधि के तहत 28 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। शासन से अधिक राशि मिलने पर प्रत्येक विधायक को 1 करोड़ 20 लाख की राशि स्वीकृत की गई। ये कुल फंड 9 करोड़ 60 लाख रुपए था। फिर से प्रत्येक के लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इस बीच 27 दिसंबर को फिर से विधायकों को फंड प्राप्त हो गया है। वृक्षों के संवर्धन और संरक्षण के लिए पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखना जरूरी है। सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रणी करने वाले बुल्ढाना अर्बन परिवार ने इस साल जंगल सफारी के लिए अपना विशेष योगदान दिया है। बुल्ढाना अर्बन परिवार द्वारा बुल्ढाना जिले के ज्ञान गंगा अभयारण्य में वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 वाहनों की व्यवस्था की गई है। वन्य जीव विभाग के उपवन संरक्षक वसंत साबले के हस्ते 3 वाहनों का लोकार्पण किया गया। बुल्ढाना अर्बन परिवार एवं वन विभाग वन्य जीव की ओर से ज्ञान गंगा अभयारण्य में सफारी शुरू की जा रही है। इन सफारी वाहनों का उद्घाटन व लोकार्पण बुल्ढाना में किया गया। इस दौरान विधायक संजय गायकवाड़, विधायक श्वेता महाले, सहायक वन संरक्षक वसंतराव साबले, वन परिक्षेत्र अधिकारी चेतन राठौड़, बुल्ढाना अर्बन के संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम, संस्था के प्रमुख निदेशक डॉक्टर सुकेश झवर, बुल्ढाना अर्बन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष कोमल झवर मुख्य रूप से उपस्थित थी। बुल्ढाना जिले के ज्ञान गंगा अभयारण्य में हर साल सैकड़ों पर्यटक जंगल सफारी के लिए आते हैं। यहाँ सफारी के लिए आने वाले लोगों की सुविधा के लिए 3 सफारी वाहनों की व्यवस्था की गई है। बुल्ढाना जिले में ज्ञान गंगा अभयारण्य 25,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में विविध प्रकार के पेड़ पौधों के साथ ही बड़ी संख्या में जानवर और पक्षी है। इसके अलावा अभयारण्य में पलढग व माटरगांव डैम भी है, जिनमें नौका विहार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस दर्शनीय क्षेत्र में सफारी की गुंजाइश प्रदान करने के उद्देश्य से बुल्ढाना अर्बन परिवार हमेशा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी रहा है। क्षेत्र में वनों के संरक्षण और पशु प्रजातियों को आश्रय प्रदान करने के लिए वन्यजीव विभाग की ओर से ज्ञान गंगा अभयारण्य में जंगल सफारी की इस गतिविधि को शुरू करने की योजना बनाई गई है। बुलढाणा शहरातून ज्या लोकांना जायचं असेल त्यांच्यासाठी आपण ही व्यवस्था केलेली आहे। या ठिकाणी दररोज सकाळी आणि दुपारी 2 वेळेला त्या जिप्सी ज्या गाड्या जातील आणि ज्यांना कोणाला जायचं असेल वन बघायला जंगलची सफारी करायला ते या ठिकाणी जाऊ शकतात। एखाद्या सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून असा उपक्रम राबवणे म्हणजे ही महाराष्ट्रातली आणि भारतातली पहिली घटना आहे। बुलढाणा पण नेहमीच असे वेगवेगळे उपक्रम राबवत असते, त्यातलाच हा एक उपक्रम आहे आणि याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळेल असं मला वाटतं। आपण आज सुरुवातीला 3 जिप्सी घेतलेल्या आहेत, तशी आपल्याला 5 जिप्सीची परवानगी वन विभागाने दिलेली आहे, पण आज आपण या ठिकाणी 3 जिप्सी सुरू केलेल्या आहेत। कदाचित जर लोकांची इच्छा झाली तर राहिलेल्या 2 गाड्या आम्ही खामगाव किंवा शेगावून पण सुद्धा या सुरू करू शकतो, कारण की शेगावला सुद्धा बरेच म्हणजे राहतात त्या ठिकाणी भाविक येतात, तर त्यांना सुद्धा रात्री ट्रेन असते, दुपारी वेळ असतो, ते सुद्धा या ठिकाणी येऊ शकतात आणि हे बुलढाणा जिल्ह्याचे वन वैभव आहे, वन्य प्राणी आहेत, त्यांचे दर्शन घेऊ शकतात।
अकोला जिले के कारला आलेगांव मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार यात्रियों ने सतर्कता दिखाते हुए कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कारला गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने अचानक कार से धुआं निकलने लगा। इस कार में एक ही परिवार के 4 लोग सफर कर रहे थे। कार में आग लगने की बात का पता चलते ही कार में सवार सभी तुरंत बाहर निकल गए और देखते ही देखते पूरी कार में आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। इस घटना के कारण करीब आधे घंटे तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। अकोला में नए साल में आरटीओ ने बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। साल के पहले दिन ही 42 लोगों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत से वाहन चालक इस नियम की अनदेखी करते हैं। लेकिन दुपहिया वाहनों के हादसे और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब नए साल में कार्रवाई तेज हो जाएगी। अकोला उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से जन जागरूकता एवं विशेष निरीक्षण अभियान के माध्यम से समय समय पर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इन अभियान और कार्रवाई के शुरू होने के बाद दुपहिया चालकों की ओर से हेलमेट के लिए प्रतिसाद तो मिल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद लोग अपनी पुरानी आदतों पर आ जाते हैं। कई बार दुर्घटना की स्थिति में सिर में चोट लगने से मृत्यु की संभावना भी होती है। इसलिए अब 1 जनवरी से जिले में विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस कार्रवाई के पहले ही दिन 42 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। महामार्ग पर दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और उनमें मरने वालों की संख्या को देखते हुए बाइक चलाने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट की वजह से कई लोगों की जान बच जाती है। वर्ष 2021 में जिले में सड़क हादसों की 150 घटनाएं हुई, जिनमें 167 लोगों की मौत हुई, जबकि 2022 में 110 सड़क हादसे में 120 लोगों की जान चली गई। अकोला जिले में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व नागरिकों में सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियम सख्त किए जा रहे हैं। काल 1 जानेवारी 2023 पासून आपण सुरू केलेली आहे। नवीन वर्षापासून या मोहिमेचा सुरू करण्याचा उद्देश की यावर्षीसुद्धा आपल्याला अपघातात जे मृत्युमुखी पडतात डोक्याला मार लागून दुचाकीमध्ये त्यांचं प्रमाण कमी करायचं आहे, 50% खाली आणायचं आहे। म्हणून ही मोहीम आपण वर्षाच्या सुरुवातीलाच घेतलेली आहे आणि 1 ते 7 पर्यंत ही मोहीम अकोला शहरात राबवल्या जाणार आहे आणि नंतर 8 ते 15 ही मोहीम नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आणि इतर तालुका या ठिकाणी ही मोहीम राबवणार आहे। यामध्ये आम्ही स्क्वॉड तयार केलेले आहेत 2 आणि त्या 2 स्क्वॉड मार्फत शहरात वेगवेगळ्या चौकात आपण हेल्मेट तपासणी मोहीम घेत आहे। नागरिकांना माझं परत एक असं आव्हान आहे की जेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते तेव्हाच घालावं असं नाही, तर आपली सुरक्षितता आपल्या हातात आणि माझं हेल्मेट माझ्या डोक्यात हे जे ब्रीदवाक्य आहे याप्रमाणे आपण हेल्मेट घालून आपला जीव वाचवावा अशी मी सगळ्यांना विनंती पण करत आहे आणि आव्हानही करत आहे। लव जिहाद, हिंदू लड़कियों पर अत्याचार, गोहत्या, देश में समान नागरिक कानून लागू करने ऐसे अन्य मुद्दों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए बुल्ढाना में हिंदू संगठनों द्वारा कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। बजरंग दल, हिंदू राज्य सेना के कार्यकर्ता सहित इस मोर्चे में जिले भर से बड़ी संख्या में महिलाएं एवं स्कूली छात्राएं शामिल हुई। इस दौरान पूरा बुल्ढाना शहर भगवामय हो गया था। सोमवार को बुल्ढाना शहर में हिंदू जन आक्रोश मोर्चे का आयोजन किया गया है। ये मोर्चा लव जिहाद, गोहत्या और धर्मांतरण को लेकर था। इस मार्च के लिए हिंदू राज्य सेना के संस्थापक धनंजय देसाई भी बुल्ढाना आए थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विभिन्न विषयों पर टिप्पणी की। अजित पवार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अजित पवार द्वारा संभाजी महाराज की अवहेलना औरंगजेब की यातना से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि संभाजी महाराज धर्म के नायक है और स्वराज्य का गठन केवल धर्म की रक्षा के लिए ही किया गया था। आहेत की स्वराज्य रक्षक यावर मोठं वादकंत होत आहे राज्यामध्ये। आपण याकडे कसं पाहता? छत्रपती शिवाजी महाराज सभेत बोलणार आहे, पण ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या ओल्या जखमांवर मुतून त्यांचा अपमान केलेला आहे त्यांच्याकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांची झालेली आणि संभाजी महाराजांची झालेली अवहेलना ही औरंगजेबाने जेवढे कष्ट दिले नसतील त्यापेक्षा भीषण आहे। अपनी मां के साथ स्कूटी में जा रहे एक 3.5 साल के बच्चे का गला नायलॉन मांझे से कट गया। बच्चे को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 घंटे चले ऑपरेशन के बाद बच्चे की जान बच गई। घटना अकोला शहर के डाबकी रोड स्थित आश्रय नगर की। शहर के डाबकी रोड स्थित आश्रय नगर निवासी 3.5 वर्षीय वीर प्रकाश उजादे 26 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे अपनी मां के साथ स्कूटी पर जा रहा था। उनकी स्कूटी के आगे से कटी हुई पतंग का नायलॉन का मांझा आ गया। नायलॉन के इस मांझे की वजह से बच्चे का गला 4 इंच तक कट गया। वीर खून से लथपथ हो गया। उसकी मां ने उसे
तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। उसकी गर्दन की तुरंत सर्जरी की गई। डॉक्टरों की 2 घंटे की सर्जरी से वीर की जान बच गई। मकर संक्रांति को लेकर एक अलग उत्साह रहता है। अकोला जिला पतंगबाजी और मौज मस्ती के लिए महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम राज्यों में भी मशहूर है। अब संक्रांत उत्सव आ गया है। कई जगहों पर पतंगबाजी शुरू हो गई है, लेकिन पतंग उड़ाते समय नालून मांझे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसीलिए नागरिकों को शहर में पैदल या वाहन चलाते समय सड़क पर जान गंवानी पड़ती है। मला याची मान म्हणजे मांजाने याची मान कटली हा आईच्या गाडीवर होता, पण लगेच याच्या आईने आणि मामाने याला तात्काळ दवाखान्यात नेल्यामुळे आणि ओझोनच्या डॉक्टरांच्या प्रयत्नामुळे याचे खरंच प्राण वाचू शकले. कारण याला इतका रक्तस्राव होता आणि त्यातल्या त्याच्या मानेचा श्वसननलिकासुद्धा अर्धी कटलेली होती. तरी डॉक्टरांनी लवकर 1 तासात जो निर्णय घेऊन याचे प्राण वाचवले त्याबद्दल खरंच त्या डॉक्टरांचे मी मनापासून आभार मानते. आणि दुसरी एक थोडीशी खंत अशी व्यक्त करायची वाटते की त्या दिवशी आश्रयनगरच्या पाठीमागे राजकमलजवळ ही घटना झाली असताना तेथील जे लोक जमा होता तेथील एक पण जण याच्या आईने मदत मागून सुद्धा एक पण जण याच्या आईच्या मदतीला आलेलं नाही. तिच्या आईने हा रक्तस्राव असलेला मुलगा समोर उभा करून कसाबसा दवाखान्यात नेला आम्ही येईपर्यंत. पण अजून एक दुसरी खंत म्हणजे अशी आहे, मला असं वाटते की या मांजा विक्रीवर बंदी यायला पाहिजे. विकत घेणाऱ्यापेक्षा जर विकणाऱ्यावरच बंदी आली तर विकत घेणारा घेईल कुठून. त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे, आज या घरचा राजवर झालेला उद्या घरातल्या प्रत्येक घरी राज आहेच, तर त्याच्या कोणावर अशी वेळ नको यायला. आज आम्ही थोडेफार सक्षम होतो, आमच्या पाठीमागे धावणारे होते, म्हणून आज आम्ही हे करू शकलो. तर विशेष म्हणजे याचे जे वडील आहेत त्याच्या वडिलाच्या सहकार्यांनी, विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी म्हणजे प्राध्यापकांनी त्यांना खूप सहकार्य केलं, म्हणून आज आम्ही इथपर्यंत. आणि विशेष म्हणजे याचे मोठे वडील जे आहेत, याचे वडील हजर नसतानाही याच्या फॉर्मवर सही करून म्हणजे जे काही आम्ही करायचं ते केलेलं आहे. पण लोकांनी की नाही थोडी माणुसकी खरंच राखायला पाहिजे असं मला तरी वाटतं. अमरावती जिले के अचलपुर तहसील में राजस्व विभाग द्वारा जब्त रेती की 6 जनवरी को नीलामी की जाने वाली है। इसके लिए अचलपुर उप विभागीय कार्यालय ने इच्छुक लोगों से प्रस्ताव मांगा है। जब्त रेत के स्टॉक का अपसेट प्राइस 600 रुपए प्रति ब्रास के हिसाब से 9,78,000 रुपए बताया गया है। उच्चतम बोली लगाने वालों को ही रेत दी जाएगी। 6 जनवरी को अचलपुर के उपविभागीय कार्यालय में सुबह 11 बजे से बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेती का ये स्टॉक करीब 1,630 ब्रास का है और उपविभागीय कार्यालय और तहसील स्तर की विशेष टीम द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान इसे जब्त किया गया है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों, संगठनों और सरकारी विभागों को आवेदन के साथ ईमेल आईडी, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, अनुबंध, निवासी प्रमाण और आयकर भुगतान का प्रमाण आदि दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके लिए प्रस्ताव स्वीकार किए जा रहे हैं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए हुए चुनाव के बाद सोमवार को वोटों की गिनती शुरू हुई। देर शाम तक परिणाम घोषित होने की संभावना है। अमरावती में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 16 निदेशक मंडल के लिए कल हुए मतदान में 32.14% मतदाताओं ने भाग लिया, जिसके बाद अमरावती में श्री शिवाजी कॉलेज शिक्षण महाविद्यालय के सभागृह में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है और जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से नतीजे घोषित किए जाएंगे। अमरावती जिले के साथ साथ अकोला, यवतमाल और वर्धा शामिल है। इस बैंक के कुल सदस्य 32,594 है, जिनमें से केवल 11,454 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में प्रगति पैनल और शिवाजी पैनल के बीच मुकाबला हुआ। वैसे 17 सीटों में से एक जगह पर प्रगति पैनल के अध्यक्ष इंगोले ओबीसी वर्ग से निर्विरोध जीत गए, इसलिए 16 सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव में 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज शाम तक परिणाम जाहिर होगा। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर।